कई पेरेंट्स एक बहुत स्केरी मोमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। बच्चा जोर जोर से रोता है, फिर अचानक सांस रोक लेता है, फेस ब्लू या पेल हो जाता है और कुछ सेकंड्स के लिए बच्चा बेहोश जैसे लगने लगता है। उस मोमेंट पर पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं। माइंड में तुरंत सवाल आता है, क्या बच्चे को एपिलेप्सी तो नहीं? क्या ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है? क्या ये डेंजरस डिजीज है? लेकिन पीडियाट्रिक साइंस एक इंटरेस्टिंग बात बताती है। कई केसेस में ये कंडीशन ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होती है और सरप्राइजिंगली ये डेंजरस डिजीज नहीं होती। बाकी टोडलर्स में कॉमन रिफ्लेक्स बिहेवियर होता है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ब्रेथ होल्डिंग स्पेल आखिर होती क्या भला है, किस एज में होती है, क्यों होती है और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल क्या होता है? ब्रेथ होल्डिंग स्पेल एक नॉन एपिलेप्टिक इवेंट होता है। इसका मतलब है ये एपिलेप्सी या सीजर नहीं होता। इसमें बच्चा क्राइंग के बाद सडनली ब्रीदिंग स्टॉप जैसी कंडीशन में चला जाता है। ये एपिसोड यूजुअली 1 मिनट से कम का होता है और बच्चा फिर नॉर्मल हो जाता है। मेडिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये एक इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स होता है जो क्राइंग के बाद ट्रिगर होता है, इसलिए बच्चा जानबूझकर सांस नहीं रोकता। किस एज में होता है? ब्रेथ होल्डिंग स्पेल सबसे ज्यादा कॉमन होता है 6 महीने से 5 साल के बच्चों में और इसकी पीक एज होती है 6 महीने से 2 साल के बीच। इस एज में टोडलर्स का ब्रेन और इमोशनल सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन या पेन के मोमेंट में उनका बॉडी अनयूजुअल रिएक्शन दे सकता है। ये एपिसोड कैसे स्टार्ट होता है? टिपिकल सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है, बच्चा जोर जोर से रोता है, सडनली सांस रोक जैसी कंडीशन हो जाती है, फेस का कलर चेंज हो जाता है, बॉडी स्टिफ या लिम्प हो सकती है और कभी कभी बच्चा कुछ सेकंड्स के लिए अनकॉन्शियस भी हो सकता है। फिर सडनली बच्चा डीप ब्रेथ लेता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। पूरा एपिसोड जनरली 10 से 60 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? डॉक्टर जनरली इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। साइनोटिक स्पेल ये सबसे कॉमन टाइप है। इसमें बच्चा क्राइंग के बाद सांस रोक जैसे रिएक्शन देता है और फेस ब्लू हो जाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 70% केसेस साइनोटिक टाइप के होते हैं। दूसरा पैलेट स्पेल, ये यूजुअली सडन पेन या शॉक के बाद होता है। इसमें बच्चा पेल हो जाता है और कभी कभी फेंट भी हो सकता है। क्या ये ब्रेन डैमेज करता है? ये सबसे बड़ा मिथ है। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा सांस रोक रहा है तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा, लेकिन पीडियाट्रिक एविडेंस के अकॉर्डिंग ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स बिनाइन कंडीशन होती है और बच्चों का नॉर्मल इंटेलिजेंस और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। अब आयरन डेफिशिएंसी से इसका क्या कनेक्शन है? रिसर्च ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि कई बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स को ट्रिगर कर सकता है, इसलिए डॉक्टर्स कभी कभी रिकमेंड करते हैं कुछ जांचें, और वो क्या है? सीबीसी टेस्ट, सीरम फेरेटिन लेवल। अगर आयरन डेफिशिएंसी हो तो आयरन सप्लीमेंटेशन एपिसोड्स को रिड्यूस कर सकता है। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर ब्रेथ होल्डिंग एपिसोड हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैनिक ना करें और ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। बच्चे को सेफ पोजीशन में लिटा दें, टाइट क्लोथिंग लूज कर दें, काम इन्वायरमेंट रखें, एपिसोड खुद ही रिजोल्व होने दें। मोस्ट केसेस में बच्चा फ्यू सेकंड्स में नॉर्मल हो जाता है। कब डॉक्टर्स को दिखाना जरूरी है? डॉक्टर इवैल्यूएशन जरूरी है। अगर एपिसोड 1 मिनट से ज्यादा चले, स्लीप के टाइम हो, बहुत फ्रीक्वेंट हो, बच्चे की आंखें ऊपर चढ़ जाएं, हाथ पैर मुड़ जाएं, ये सीजर जैसा लगे, क्योंकि कभी कभी सिमिलर सिम्टम्स एपिलेप्सी या कार्डियक इश्यूज में भी हो सकते हैं। हाँ, और एक चीज, अगर बच्चा फ्रीक्वेंटली ब्लू होना शुरू हो जाए। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स टोडलर में पेरेंट्स के लिए फ्राइटनिंग जरूर होते हैं, लेकिन ज्यादा केसेस में हार्मलेस होते हैं। ये टोडलर ब्रेन का इमोशनल रिफ्लेक्स होते हैं, ना कि डेंजरस न्यूरोलॉजिकल डिजीज। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है पेरेंट रीअश्योरेंस, एजुकेशन और काम रिस्पॉन्स, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट सिर्फ मेडिसिन से नहीं, पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग से भी इम्प्रूव होता है। अगर आप पेरेंटिंग, टोडलर बिहेवियर और चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट को साइंटिफिक और पीडियाट्रिक रिसर्च के बेसिस पर समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को सेव करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें।